गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा देश, संपूर्ण देश, विश्व के जितने भी हैं सभी कोरोना कोविड-19 से ग्रसित हैं और उसी से लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ऐसे हालात में लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाई संभव नहीं है। इसलिए लड़कों के हित में ध्यान रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की। कल आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास में बता रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गति। उससे बताए थे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका इंपॉर्टेंस। आगे बताना है सीधो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही देखना है। सीधो के मतलब होता है नकली, और फर्स्ट का मतलब हुआ वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्रम के प्रतिक्रिया। यानी इसका हिंदी हो गया छद्म प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया, क्रम की प्रतिक्रिया। यही है देखना। तो छद्म प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया कहते किसको? छद्म मीन्स होता है नकली, नकली क्रम का प्रतिक्रिया। तो अब बताए थे, थोड़ा सा हिंट किए थे कि समुद्र है और समुद्र में अथाह जल है। अब एक बूंद स्याही समुद्र में डाल दिया जाए। अब उतना बड़ा समुद्र, अथाह जल, उतना गहराई, उतना एरिया, अब एक बूंद स्याही डाल देते हैं। कुछ समय के बाद एक लोटा पानी, एक गिलास पानी उससे निकालते हैं। समुद्र के कोई भी भाग से क्या स्याही का अंश पता चलता है? नहीं चलता है पता। लेकिन उसमें पानी है और स्याही दोनों है, क्योंकि आपने डाला स्याही, आपने देखा स्याही, हमने डाला है एक बूंद, नहीं फिर भी उस स्याही का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है जिसमें देखने का तो दो प्रतिकारक है, लेकिन एक की मात्रा अत्यंत अल्प होता है, नगण्य होता है दूसरे के तुलना में। तब उसको हम कहते हैं नकली क्रम के प्रतिक्रिया। ये नहीं सोचना है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताए थे कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित प्रतिकारकों के सांद्रण के घातांकों का योगफल 1 आता है तो प्रथम क्रम की क्रिया है। 0 आएगा 0 क्रम का होगा, 2 रहेगा तो 2 क्रम का होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन नकली क्रम में क्या होगा? नकली थोड़े आता है। तो इसमें होता यही है कि डालते हैं दो प्रतिकारक, दो प्रतिकारक है, एक का मात्रा दूसरे के तुलना में नगण्य है। तो नगण्य है नहीं है, तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग छद्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अरे फिर समझिए इसको। यदि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया में दो प्रतिकारक, दो रिएक्टेंट
दो रिएक्टेंट हो, लेकिन एक की मात्रा दूसरे की तुलना में में नगण्य हो, तो एक ही रिएक्टेंट की अकाउंटिंग होता है। जिसे सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझिए बढ़िया से कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया रहता है, उससे दो प्रतिकारक होता है, लेकिन एक प्रतिकारक दूसरे की अपेक्षा या दूसरे प्रतिकारक पहले की अपेक्षा नगण्य मात्रा में होता है। तो इसी हालत में उसको क्या बोलिएगा? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बोल नहीं सकते हैं, तब उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे या नकली क्रम के प्रतिक्रिया बोलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5OH, और इसमें आप हम जल मिला देते हैं, अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन रहेगा के उपस्थिति में, ये कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें जल है अल्प मात्रा में, तब ऐसी हालत में बनता है एसिटिक एसिड प्लस इथाइल एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए, यहां इथाइल एसीटेट है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और यह है एसिटिक एसिड, और यह है इथाइल अल्कोहल। If ethyl acetate react with water in presence of hydrogen ion, then formation of acetic acid and ethyl alcohol. इथाइल एसीटेट को प्रतिक्रिया कराया जाता है जल के साथ, जल के अल्प मात्रा, माने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, then formation of acetic acid and ethyl alcohol, तो यहां दर क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन देखिए, तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट बराबर हो गया ये CH3 COO C2H5, और उसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसका हो गया ये। तब
प्रतिकारक का दर क्या हो गया, तो इसका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये हो गया। इसको उठाइए देखते हैं। अब देखिए फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। छद्म क्रम की प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं? छद्म मीन्स होता है नकली, और नकली क्रम की प्रतिक्रिया किसको कहा जाता है, तो जानिए। यहां पर देख रहे हैं दो प्रतिकारक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसमें जल की मात्रा अल्प है। जल की मात्रा तो अल्प जरूर है, लेकिन यहां गिनती हो जाएगा दो प्रतिकारक। यदि दोनों के सांद्रण के घातांकों का योगफल निकालेंगे तब तो हो जाएगा दो, और इसी हालत में इसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां देखते हैं रेट, रेट दर यानी dx बटा dt बराबर k और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक इथाइल एसीटेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऐसी हालत में इस पर घातांक 1 होगा, इस पर घातांक 1 होगा, और 1 जोड़ 1 बराबर 2 होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही बोले। लेकिन चूंकि जल की मात्रा अल्प है, अल्प यानी नगण्य, नगण्य है, इसलिए dx बटा dt बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C+O C2H5 यानी एक C2 एक होगा, यानी योगफल बराबर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहां पर आ गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक ही रासायनिक समीकरण में दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अतः इसे हम सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें लिखना होगा कि एक ही, चूंकि एक ही केमिकल रिएक्शन में प्रतिकारकों रिएक्टेंट की सांद्रण की घातांकों का योगफल एक एंड दो दोनों नहीं होगा, नहीं होगा। अतः इसे सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
ये हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यही देखने के लिए मिला कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो प्रतिकारक, उनमें से एक प्रतिकारक की मात्रा नगण्य है, तो कहने का मतलब हो गया कि प्रतिकारक दो हो गया, इसलिए प्रतिकारकों के सांद्रता के घातांकों का योगफल 2 होगा, तब उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लेकिन जल के मात्रा अल्फा या नगण्य है, तो जल के सांद्रता का घातांक नहीं होगी, सिर्फ होगा किसका, इथाइल एसीटेट का, तब इसके योगफल 1 होगा। तो यहाँ हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक ही समीकरण में दोनों प्रकार के मान संभव नहीं है, एक भी और दो भी, अतः हम कह सकते हैं कि इसे हम लोग सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए तीसरा है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इसका हिंदी हो गया शून्य क्रम की प्रतिक्रिया। शून्य क्रम की प्रतिक्रिया, शून्य क्रम के भी प्रतिक्रिया होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन 12 में आप लोगों को पढ़ने का है शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो है जो आपको बताया गया। अब इसे देखना है शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, तब जब किसी प्रतिकारक, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया में प्रतिकारक होगा और प्रतिकारक के सांद्रण के घातांक 0 शून्य हो, तब उसको हम लोग शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित प्रतिकारकों के सांद्रण के घातांक का योगफल शून्य के बराबर हो, तो उसे हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम लोग दूसरा रूप में देख सकते हैं, परिभाषा कर देख कर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसका वेग प्रतिकारक का सांद्रण के शून्य घातांक का समानुपाती होता है। एक ढंग से भी लिख सकते हैं, या जैसे बताएं पहले भी कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित प्रतिकारकों के सांद्रण के घातांकों का योगफल शून्य होता है, तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या जिसका वेग प्रतिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक का समानुपाती होता है, उसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
ये तो हर बार हम बोलते ही रहते हैं कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उपस्थित प्रतिकारकों के घातांकों का योगफल शून्य होगा तो उसे हम जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन एक दूसरे रूप में ये परिभाषा उसी को लिखे उलट करके कि जिसका वेग किस में, रासायनिक प्रतिक्रिया में, रासायनिक प्रतिक्रिया में ही तो प्रतिकारक होता है या प्रतिफल होता है, तो वही लिखे कि जिसका वेग प्रतिकारक के सांद्रण के शून्य घातांक का समानुपाती होता है उसी को हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि A एक प्रतिकारक है जो प्रतिफल B देता है। मान लेते हैं कि ये प्रतिकारक है जो प्रतिफल B देता है। आरंभ में इसका सांद्रण A है तो इसका 0 है, लेकिन 30 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड बाद E x हो जाता है तो E बचता है A माइनस एक्स। एक A से आरंभ में इसकी मात्रा A, तब B कुछ भी नहीं, कुछ क्योंकि टाइम नहीं बीता, लेकिन यदि टाइम बीत गया तब x बन गया B तो E कितना बचा, तो A माइनस एक्स बचा। अब प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कहेंगे, dx बटा dt। प्रतिफल बना, दर के मतलब ये होता है मात्रा बटा समय। ये हो गया मात्रा dx और dt हो गया समय, अल्प मात्रा अल्प समय। लिखना चाहते हैं इसको लिटरेचर के रूप में भी लिखा जाएगा। माना कि A प्रतिकारक है जिसकी सांद्रण आरंभ में A है, 30 सेकेंड बाद 30 सेकेंड बाद x सांद्रण प्रतिफल का हो जाता है, तो देखते हैं आगे। तब शेष प्रतिकारक की मात्रा बराबर A माइनस एक्स होगा। यहां तो अब लिखे दिए हैं कि रेट क्या है, दर हो गया dx बटा dt। फिर हो जाएगा कि चूंकि dx बटा dt समानुपाती है A माइनस एक्स, या dx बटा dt बराबर k इंटू A माइनस एक्स और पावर 0। पावर इसलिए 0 कि जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िए, इसमें ये चलाएगा यहां, अभी 0 तक पूरा 0, तो dx बटा dt बराबर k, या dx बराबर k इंटू, या dt बराबर भी हो सकता है
के dx बटा के, जो लिखना लिख सकते हैं। तो इस ढंग से इतना मान निकला। अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है। तो dx अंतिम में क्या हुआ कि dx या इतना करने के बाद dx बटा dt बराबर के लिख सकते हैं। इसी को हम लोग वेग नियम समीकरण बोलते हैं। इसे वेग नियम समीकरण कहा जाता है। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो उसके बारे में ये हो गया। अब चलिए आगे समझ लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं इसको। फर्स्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है तो इससे प्रतिकारकों के सांद्रण का जो योगफल होता है वो जीरो आता है, तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र निकल गया ये, जिसको हम लोग वेग समीकरण भी कहा जाता है, या इसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए समीकरण कहते हैं। चलिए फैक्टर गवर्निंग रूल फैक्टर गवर्निंग रूल ऑफ रिएक्शन। The rate of reaction. Rate of प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसका यही हुआ कारक। देखिए कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया, हम इन लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, और भी अनेक क्रियाएं होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, बहुत कुछ होती है। तो ये सभी निश्चित ताप निश्चित दाब पर होता है, निश्चित उत्प्रेरक में होता है। ये मत सोचिए कि नहीं ऑक्सीजन की क्रिया भी हमारे शरीर में होती है, अपघन की क्रियाएं भी होती है। तो ये सब के लिए भी हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए तो ताप चाहिए, दाब चाहिए, यानी प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होता है। उसी प्रकार से देखिए ज्यादा गर्मी होता तो कैसे कहते हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ज्यादा ठंडा होता तो उसमें भी कहते हैं नहीं। तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए हम लोगों को भी जिंदा रहने के लिए। उसी प्रकार से कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया होगा, प्रतिकारक क्रिया करेगा और प्रतिफल बनाएगा, तो उसके लिए निश्चित ताप, निश्चित दाब, निश्चित उत्प्रेरक, निश्चित सांद्रण, ये सभी की आवश्यकता होती है। इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले नियम। तो देखिए कौन कौन से कारक हैं, तो दीज आर फॉलोइंग, दीज आर फॉलोइंग फैक्टर। पहला प्रेशर, पहला प्रेशर है। प्रेशर के मतलब
दबाव, दबाव के मतलब क्या हुआ कि दबाव जितना अधिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ेगा, माने इंक्रीज द रेट ऑफ reaction, then pressure are also increase. दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर के मतलब ताप। अब देखिए ताप वृद्धि करने पर भी प्रतिक्रिया के वेग बढ़ता है। जैसे ताप यदि 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर ताप को बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग दुगना बढ़ जाता है। जैसे देखा जाए कि ताप गुणांक होता है टेम्परेचर फैक्टर, ताप गुणांक कोएफिशिएंट माने कोएफिशिएंट टेम्परेचर बराबर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग और बटा वेग स्थिरांक पर वेग स्थिरांक। इसी के अनुसार प्रतिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। जान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर प्रतिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर चलिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट यानी भौतिक अवस्था पर। भौतिक अवस्था भी प्रतिकारक कौन अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है। ठोस अवस्था में रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा, द्रव की अवस्था में रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का मान कुछ बढ़ेगा, गैस की अवस्था में रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान और बढ़ जाएगा। इससे यह साबित होता है कि यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है प्रतिकारक, तब प्रतिक्रिया का वेग प्रभावित भी हो जाता है। जैसे एक मान के चलिए कि कोई आप केमिकल कंपाउंड लिए ठोस के अवस्था में, सोचिए नमक की बात कीजिए, विशेष नहीं, नमक के ढेला आप ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, ठीक है, शुगर का ढेला हो गया मिश्री। अब मिश्री पर एक बूंद पानी डालिए तो जल्दी नहीं भीगेगा पूरा संपूर्ण, लेकिन उसको चूर दीजिए और पार्टिकल के रूप में ले आइए और उस पर पानी डाला जाए, तब वो ज्यादा है जो प्रभावित होगा। इसी प्रकार से यदि वो द्रव के रूप में आ जाए तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और रिएक्शन ज्यादा करेगा। इसका मतलब हुआ कि फिजिकल स्टेट जो होता है, भौतिक अवस्था होता है, ये भी प्रभावित करता है। अब चौथा चलिए कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। जैसे मान के चलिए पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो KCl बनेगा और O2 गैस बनेगा। यही होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तब। लेकिन ध्यान दीजिए कि पोटेशियम क्लोरेट को भी गर्म कीजिएगा
तो 4 घंटा गर्म करते रहिएगा, तब कहीं जा करके ऑक्सीजन गैस बनेगा। लेकिन उत्प्रेरक के रूप में आप मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दीजिए, MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में डाल दीजिए, आपको 4 से 5 मिनट में ये बन जाएगा। अब बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित किया कि नहीं? 4 घंटा बनाम 4 मिनट। पोटेशियम क्लोरेट, if potassium chlorate heated in presence of manganese dioxide catalyst, then formation of oxygen gas in 4 minutes, 4 या 5 minutes. But potassium chlorate heated absence of manganese dioxide, then formation of oxygen gas in या at 4 hours। अब सोचिए कोई 4 घंटा बनता है बिना उत्प्रेरक के, और उत्प्रेरक डाल देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो बन जाता 4 या 5 मिनट में। अभी सोच के का बात है कि कैटेलिस्ट भी उसको प्रभावित किया। इसके अलावा बीकन रेडिएशन भी होता है, तो देखते हैं। पचमा रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। जो विकिरण में इसे देखे बताते हैं। अब पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाता है, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया जब भी करेगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। मतलब दे नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए प्रकाश अनिवार्य है। यहाँ रेडिएशन का महत्व आ जाता है। रेडिएशन मतलब विकिरण। अब इसके अलावा है छठा में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के मतलब होता है सांद्रण। अब सांद्रण किसको कहते हैं वो समझिए। सांद्रण को दूसरे रूप में आप समझिए शुद्धता। जैसे H2SO4 है, उसमें पानी का कुछ भी अंश नहीं है तो उसको हम सांद्र बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। और यदि उसमें पानी मिला हुआ है तो उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। तो बहुत से ऐसे भी पदार्थ हैं प्रतिकारक के रूप में जो कि सांद्र रहता है तो ज्यादा क्रिया करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तनु के रूप में करता है। जैसे आप जस्ता के टुकड़ा को H2SO4 में डाल दीजिए, यदि उससे पानी की मात्रा डालिएगा, डाइल्यूट बना दीजिएगा तो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यदि सांद्र रहेगा H2SO4 तो H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड स्टेज एंड नॉट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिंक मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, react with only dilute H2SO4, then formation of hydrogen gas and zinc sulfate। यानी जस्ता के टुकड़ा को जब H2SO4 में डालिएगा तो सांद्र अवस्था में क्रिया नहीं करेगा और तनु अवस्था में क्रिया करेगा। तो यहाँ सांद्रता का प्रभाव पड़ा रासायनिक प्रतिक्रिया पर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको सांद्र करने की आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेट अवस्था में ही करता है। तो इस ढंग से इतना तक आज रहने देते हैं। फिर कल सेम टाइम होगा। थैंक यू।